अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क, जिसे हम वर्क ट्रांसफर भी बोलेंगे। फिर इसमें हम पीडीवी वर्क देखेंगे, जिसे डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलते हैं। तो मेन हेडिंग हो गई एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क या वर्क ट्रांसफर। हमने इससे पहले लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो, तो इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। वहां पे पढ़ा कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी सिस्टम से आपके बाहर भी जा सकती है दो तरीकों से। हीट के जरिए यानी बाउंड्री क्रॉस कर सकती है, और वर्क के जरिए कर सकती है। इससे पिछले लेक्चर में हमने हीट ट्रांसफर का सारा कंसेप्ट पढ़ा। तो आज हम उसी को लेके चल रहे हैं कि एनर्जी क्लोज सिस्टम से बाहर जा सकती है वर्क के जरिए। तो टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क, और दूसरे लफ्जों में अक्सर बुक्स में से वर्क ट्रांसफर भी लिखा होता है। ठीक होगी बात। तो आपके पास शुरू करते हैं। तो वर्क, तो हमारे पास सबसे बुनियादी यानी तरीकाकार एक में से है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। जब हम मैकेनिक्स में होते हैं तो वर्क किसी और तरीके से डिफाइन होता है। हम कहते हैं किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो बॉडी उसी सिंथ में क्या करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट ले, तो हम कहेंगे उस सिस्टम पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, सिस्टम पे फोर्स ने क्या किया है, वर्क किया है। मगर जब हम थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक में वर्क थोड़ा डिफरेंटली देखा जाता है। क्यों? वर्क ट्रांसफर में हमने सिस्टम और सराउंडिंग का किरदार लाना होता है। अब आपके पास क्या है जनाब, अगर मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो हम कहेंगे वर्क डन बाय अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम वर्क करे ऑन इट्स सराउंडिंग। किस पे? सराउंडिंग पे। इफ द सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम कुड हैव बीन रेजिंग टू द वेट। मतलब, अब इस लाइन का मतलब समझो कि उस सिस्टम के वो जो वर्क किया है उसका असर सिस्टम से बाहर होना चाहिए, सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास जो सिस्टम का वर्क है, वो जो वर्क डन बाय सिस्टम है, उसकी सराउंडिंग में, जैसे मैंने यहां पे लिखा हैव बीन रेजिंग द वेट, यानी आउटसाइड द सिस्टम वो अगर वेट रेजिंग के इक्विवेलेंट आ रहा है आपके पास, तो हम कहेंगे कि ये वर्क डन हुआ है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है वर्क के जरिए। एक मिसाल, अच्छा इसमें एक और कीमती बात है कि आपका वेट हकीकत में नहीं हम उसे यानी राइज कर रहे, नेट इफेक्ट जो एक्सटर्नल सिस्टम पे है वो ऐसा हो जैसे वेट राइज किया गया है। जैसे मैं एक मिसाल से समझाता हूं। आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम से बाहर एक पंखा चल रहा है, बैटरी है, आपके पास एक सिस्टम है, आप उस पंखे को चला रहे हो। तो वो जो पंखा चल रहा है वो सिस्टम से बाहर है, यानी जो उसका सोल इफेक्ट है वो एक्सटर्नल थिंग है। अब आपके पास इस पंखे को उठा के आप बाई एनी मीन एक पुली लगा के ये वेट लगा दो और ये वेट ऊपर खींचा जाए, तो इसका मतलब वही सारी चीज रही, यहां पे वही इफेक्ट आ गया जो एक वेट को राइज करने जैसा था। तो आपने ये बात समझनी है कि हकीकत में से वेट राइज के लिए नहीं समझना, यानी नेट इफेक्ट ऐसा है जैसे वेट राइज किया जाए, वर्क का कंसेप्ट लाना ना, ताकि ज़हन में वो बात आ जाए। तो ये डेफिनेशन समझ आ गई कि आपके पास वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑन सराउंडिंग। अब आगे शर्त है। शर्त क्या है? इफ द सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग, यानी एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, आपके पास सिस्टम से बाहर जितनी भी चीजें हैं उन पे सोल इफेक्ट ऐसा आए कि जैसे वेट को क्या किया जा रहा है, राइज किया जा रहा है। बात समझ आ गई? तो ये थर्मोडायनेमिक में वर्क की डेफिनेशन होती है। अब हमारे पास इसमें वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम कहें कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आप इसे पॉजिटिव लोगे, ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर हम कहें वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये नेगेटिव होगा। याद रखने का तरीका बड़ा अच्छा है, आसान सा है। अगर कोई मुझे काम करके दे रहा है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव चीज है, मुझे नहीं करना पड़ रहा। तो वर्क डन बाय अ सिस्टम, एक सिस्टम मुझे काम करके दे रहा है, तो मैं तो इसे पॉजिटिव ही कहूंगा ना। और अगर मुझे काम करना पड़ जाए, मुझे सिस्टम पर काम करना पड़ जाए, तो ये तो मेरे लिए गलत बात है, मुझे काम करना पड़ गया, तो इसलिए मैं इसे नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो याद करने का तरीका आसान सा है कि अगर आपको काम करना पड़ गया, यानी आपको सिस्टम पे काम करना पड़ गया, तो वो नेगेटिव है, और अगर सिस्टम आपको करके दे रहा है तो वो पॉजिटिव है। तो आप इसी तरीके से आप याद यहां पे देखें, मैंने हीट सिस्टम में दाखिल हो रही है।
अब इन डेप्थ बेसिकली थर्मो में है कि सिस्टम वर्क कब करके देगा, जब उसके अपने पास एनर्जी होगी। तो जब हीट सिस्टम में दाखिल होती है तो याद रखो तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत आ जाती है। तो हीट सिस्टम में जाए तो पॉजिटिव है, हीट सिस्टम से निकल जाए तो नेगेटिव है। वर्क क्या है, वर्क मुझे करना पड़ जाए तो नेगेटिव है, सिस्टम मुझे वर्क करके दे तो पॉजिटिव है। तो ये आप इस तरीके से याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। और एक बड़ी अहम बात कि वर्क हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी जो वर्क डन जो सिस्टम या सराउंडिंग की भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये बेसिकली आपके पास इसकी वर्क की वैल्यू डिपेंड करती है उस प्रोसेस पे, यानी कि आपके पास जो हम कहेंगे जो इंटरेक्शन होगा सिस्टम और सराउंडिंग का एक प्रोसेस में, उस पर डिपेंड करेगी। और वो सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो एक बड़ी अहम बात है कि वर्क हमारे सिस्टम या सराउंडिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बेसिकली उस प्रोसेस पे डिपेंड कर रही होती है जो वर्क में हो रहा होता है सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर। वर्क के यूनिट उसी तरीके से ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर जूल के इक्विवेलेंट मानते हैं। अब ये वर्क सिस्टम ने करके देना है या सिस्टम पर होना है, तो वो कितने टाइम में हो रहा है तो उसे हम पावर के तौर पे ले लेंगे। पावर के यूनिट जूल पर सेकंड, ऐसे यूनिट वाट के तौर पे लिए जाते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने ऊपर भी लिखा कि वर्क बुनियादी तौर पे एनर्जी इंटरेक्शन है किस किस के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मुख्तलिफ तरह के वर्क ट्रांसफर हो सकते हैं, वो आगे चल के हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, मुख्तलिफ कंडीशंस के तहत देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर। तो पहली एक बुनियादी देखते हैं जिसे मैंने कहा पी डीवी वर्क। इसमें आप देखो प्रेशर है, डीवी आपके पास वॉल्यूम की चेंज है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट वर्क के तौर पे भी लेते हैं। अब है क्या, लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है, आपको नजर आ रहा है। अब इसमें जो सिलेंडर है, आप गैस के अंदर ये आपको दिख रहा है, इसमें इसका इनिशियल प्रेशर आप कह लो P1 है, V1 जो आप देख सकते हैं। प्रेशर चारों तरफ एक्सर्ट हो रहा है, पिस्टन पे जब लगेगा तो आपके पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है जब सिस्टम आपका किस में है, P1 V1 में। अब बाकी ये दीवार भी नहीं हिल सकती, ये भी नहीं हिल सकती, ये भी नहीं हिल सकती, सिर्फ पिस्टन पे लग सकता है। तो इसका मतलब पिस्टन अकेली वो बाउंड्री है आपके जो मूव कर सकती है गैस के प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया आपके। अब ये सिर्फ मूव कर सकता है, हम कहते हैं इसके प्रेशर की वजह से उसकी नई पोजीशन 2 बन गई, जैसे अब 1 से 2 पे चले गए हैं। तो अब नया वॉल्यूम आ जाएगा, नया प्रेशर आ जाएगा, तो नया प्रेशर P2, नया वॉल्यूम V2 आ गया। अब आपको एक ग्राफिकल मेथड से भी यहाँ पे दिखा जा रहा है, 1 से 2 आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश की है एग्जैक्ट वैसे बनाने की। तो प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, नई स्टेट पे P2 प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है, दरमियान में आपको ना एक ये पैच सा दिखाई दे रहा है। इस पैच को हम कहते हैं, लेट्स से ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, इस जगह पे प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, और ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जिसमें P और V है, ये आपके पास सिग्निफिकेंट होती हैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे। ये प्रॉपर्टीज हैं, इस पे मैं डॉट लगा देता हूँ, क्या क्या समझ रहे। तो अब आपके पास इसका मतलब क्या है जनाब, कि अब इस चीज को मैं एंड पे चल के भी फिर आएगी ये बात कि इक्विलिब्रियम स्टेट का हम यहाँ पे क्या मतलब लेने वाले हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि ए प्राइम एरिया ऑफ द पिस्टन है, तो एफ उस पे फोर्स लगी तो एफ पी ए प्राइम आ गया। तो पिस्टन ने इंतहाई कम फासला तय किया डीएल, तो वर्क आपके पास जो होगा डेल्टा डब्ल्यू एफ डीएल आ जाएगा। आप ए प्राइम डीएल तो इसे डीवी के तौर पे ले सकते हैं जो वॉल्यूम में बदलाव आया। अब यहाँ पे मैंने वर्क के साथ डेल्टा लगाया, ये एक बड़ी कीमती बात है। अब आपके पास पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है, तो आप वर्क को यूं भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर है V1 से V P dV के तौर पे। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड वर्क का आएगा वो आप इस PV ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं कि जनाब आपके पास जो वर्क का मैग्नीट्यूड है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, एरिया अंडर द पाथ। अब मैग्नीट्यूड का लफ्ज बार बार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। ये पिस्टन अभी फैल रहा है, फैलाव वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन को दबाया भी तो जा सकता है ना, तो वो बात अभी मैं बताता हूं। तो आप कहेंगे डेल्टा वी पॉजिटिव है क्योंकि सिस्टम फैल रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वर्क जो है आपके पास वो बाउंड्री को मूव कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, तो पॉजिटिव है, यानी गैस एक्सपैंड कर रही है।
अब अगर कंप्रेशन आता है तो वॉल्यूम कम होगा, तो इसका मतलब आपका इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल वैल्यू कम था, तो वॉल्यूम की चेंज नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसका मतलब जो वर्क डन बाउंड्री को मूव करने में है वो नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि गैस अब आपके पास, सॉरी एक्सपैंड आ गया, सॉरी फॉर दैट, कंप्रेशन आएगा, कंप्रेस हो रही है। तो आपके पास ये चीज समझनी है कि अब आपके पास जो अगर कंप्रेस करेंगे तो वर्क नेगेटिव में आ जाएगा, अगर एक्सपैंड होगा तो वर्क पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा लिखा हुआ है, इधर इधर डी लिखा हुआ है, कोई फर्क तो होगा जो मैंने ये काम किया। इक्वेशन 1 देख रहे हो, डब्ल्यू के साथ डेल्टा है, इधर डी है, तो वर्क बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द प्रोसेस पे, जो शुरू और आखिर में यानी दो स्टेट्स के दरमियान में जो प्रोसेस चल रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो जो पाथ फंक्शन होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा था, कि आपके पाथ फंक्शन वो होता है कि जब आप उसको किसी यानी ग्राफ पे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट ना कर सकें, आपको एरिया से समझाना पड़े, तो वो फंक्शन, वो क्वांटिटीज पॉइंट पाथ फंक्शन होती हैं। तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो तब मैं उसका सिंबल किससे रिप्रेजेंट करता हूं, डेल्टा से। इन एग्जैक्ट सिंबल का, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि पाथ बदलेगा तो डेल्टा की वैल्यू बदल आएगी, यानी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को नहीं हम देख रहे हैं, हम उसके रास्ते को देख रहे हैं, रास्ता बदलेगा तो उसकी वैल्यू बदलेगी, तो आप इसे डिफरेंस से मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए आप इसे डेल्टा लिख रहे हैं, इसलिए इसका जवाब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं आता, तो मैंने इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा है। तो आपके पास जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा हीट में, और वर्क में ऐसे हम डी क्यू या डी डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, इस तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। मगर मगर जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो पॉइंट फंक्शन होती हैं, यानी किसी एक नुक्ते से जाहिर किया जा सकता है ग्राफ पे कि इस जगह का प्रेशर इतना है, इस जगह का वॉल्यूम इतना है, इस जगह का टेम्परेचर इतना है। तो गिवन स्टेट में जब आप किसी एक पॉइंट से किसी चीज को समझा सकें तो वो पॉइंट फंक्शन कहलाएगा, यानी उसकी डेफिनेट वैल्यू होगी हर, जैसे मैंने प्रेशर बोला, टेम्परेचर बोला, वॉल्यूम बोला। तो वो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में चेंज आती है, वो आपके पास स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, रास्ते पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो तो आपने किसी एक पॉइंट पे देख लेना है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, जिस मर्जी रास्ते पे जाओ, किसी एक जगह आप डॉट देखो तो उस जगह का प्रेशर भी पता चलेगा, उस जगह का वॉल्यूम भी पता चलेगा। ये सिर्फ डिपेंड करती हैं चीजें किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, कि यानी जब आपने प्रोसेस शुरू किया तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम किया था, जब आपने प्रोसेस एंड किया तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या है। तो इसका मतलब इनका जवाब एग्जैक्ट डिफरेंशियल से आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने डी V2 माइनस V1 से लिया, यानी मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो मुझे इसका डिफरेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पे, तो आपने देखा कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट माना है, वॉल्यूम आपके पास इंटरमीडिएट पोजीशन पे, तो आपके पास सिस्टम जैसे जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट से हमने कहा कि पास करेगा, वो इस तरीके से, जैसे आप पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जा रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट हम मानते हैं कि आमतौर पे कि यानी इसे कहेंगे जहां पे वेरिएबल्स रैपिडली वेरी करते हैं, यानी बहुत तेजी से उनमें क्या आता है, बदलाव आता है। तो P जो है वो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके पास तमाम स्टेट जो V1 से V2 तक जब बदलाव आएगा, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक बदलाव आएगा, तो हम कहेंगे मस्ट बी इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी वो आपकी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए। अब ये क्या लफ्ज बोल दिया मैंने, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होता है कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो इतना स्लो हो कि आपके पास सिस्टम जो है वो इंटरनली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे। यानी जैसे अब मैं ये प्रेशर के लिए बात कर रहा हूं कि आपके वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, मगर वो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के तहत इतना स्लो है कि प्रेशर में बदलाव आपका नियरली कांस्टेंट है। यानी जैसे मैंने लिखा कि इंतहाई स्लो पिस्टन मूव करेगा कि आपके पास हर स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट से पास कर रही होगी। वो जो पीछे आपने फिग में इक्विलिब्रियम स्टेट का जिक्र किया ना, यहाँ पे दिस वन, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह पे क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम है आपके पास। तो जनाब ये बात समझनी है आपने। तो इसका मतलब ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन 1 बनाई थी, इंटीग्रेशन सिर्फ हम तभी कर पाएंगे
अगर प्रोसेस कैसा है, आपका पाथ कैसा है, कॉसिस्टैटिक पाथ है, बात समझ गए। इसके अलावा अगर आपके पास कॉसिस्टैटिक प्रोसेस नहीं होता तो हम वहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। उस पे फिर हम वर्क निकालने का हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म होगा, मुख्तलिफ तरीकों से निकालेंगे। फिर अब आप जो दोनों टॉपिक है आपके, जिसमें अब आपने वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर देखा, उसकी अगर मैं समरी बताऊं कल का लेक्चर और आज के लेक्चर में, कि आप वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर को तभी पहचानेंगे जब वो बाउंड्री ऑफ सिस्टम पे होंगे, यानी जब बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो आपके पास इसका वर्क और हीट जो ट्रांसफर है बाउंड्री फिनोमेना है। ओके होगी बात। फिर आपके पास सिस्टम में एनर्जी होती है, हीट और वर्क नहीं होता। वो जो मैं बात कर रहा हूं कि सिस्टम और हीट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है, ये किसके साथ जुड़े होते हैं, प्रोसेस के साथ हैं, ये स्टेट भी नहीं है। तो जैसे आपके पास, यानी अगर आपको स्टेट बोलते हैं किसी जगह की, तो आप वहां पे वर्क नहीं बताएंगे, आप वहां पे हीट बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई चीज है। वहां पे आप प्रेशर बताएंगे, टेम्परेचर बताएंगे, वॉल्यूम बताएंगे, वर्क और हीट नहीं बताया जाएगा, उनका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो दोनों पाथ फंक्शन है। जैसे मैंने कहा पाथ फॉलो पे डिपेंड करते हैं कि प्रोसेस किस पाथ से फॉलो हो रहा है, एंड स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। फिर आपके पास यानी आपका क्लोज सिस्टम है, अगर आप उसमें हीट ट्रांसफर से एनर्जी चेंज लाते हो या वर्क ट्रांसफर से चेंज लाते हो तो वो आपकी सेम होगी, यानी आपके पास सेम इफेक्ट आएगा, चाहे वो आप हीट ट्रांसफर से करो चाहे आप वर्क ट्रांसफर से करो। तो आपके पास हीट ट्रांसफर तभी मुमकिन है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, ये एक बड़ी की पॉइंट है। यानी आप हर वक्त हीट ट्रांसफर से एनर्जी का चेंज नहीं ला सकते, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। बाकी तमाम इंटरेक्शन आप वर्क ट्रांसफर से यानी कर सकते हैं, बाकी एनर्जी का जो बदलाव ला सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।